नमस्कार, स्वागत है आप सबका प्रॉपर्टी जंक्शन के इस बेहद ज़रूरी शो में। मैं हूं पल्लवी नागपाल जैरत। घर खरीदना आसान बात नहीं है। होम लोन लेना, फिर कानूनी दस्तावेजों की पेचीदगियां और फिर बिल्डर की मनमानी, बायर्स को इन सब का सामना करना ही पड़ता है। रेरा यानी कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी आपकी सुरक्षा के लिए ही बनाया गया था, लेकिन अगर आप कुछ अहम बातों को नज़रअंदाज करेंगे तो रेरा भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। तो आइए जानते हैं वो कौन सी गलतियां हैं जो रेरा भी नहीं सुधार सकता है। तो आज के शो में हम इसी के इर्द गिर्द चर्चा करने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि रेरा क्या है और कैसे करता है आपकी सुरक्षा, किन परिस्थितियों में रेरा भी बेबस हो जाता है, और इसके अलावा बात करेंगे कि प्रॉपर्टी खरीदते वक्त कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है और कैसे सुरक्षित और समझदारी भरा निवेश जो है आप कर सकते हैं। तो इन तमाम बातों पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन इन सभी से पहले हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि रोहन खन्ना ने क्या गलती की जो उस पर भारी पड़ गई। आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये भी रेरा के इर्द गिर्द हुई एक गलती थी जो रोहन पर भारी पड़ी थी, और उसके बाद हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ग्रेटर नोएडा के एक युवा पेशेवर रोहन खन्ना अपने परिवार के लिए नया घर खरीदने का सपना देख रहे थे। उन्होंने एक नामी डेवलपर के प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक करने का मन बनाया, लेकिन जल्दबाजी और जानकारी की कमी की वजह से रोहन ने ऐसी गलती कर दी जिससे उसका सपना बिखर गया और रेरा भी उसकी मदद नहीं कर पाया। दरअसल रोहन ने जिस प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक किया था वो रेरा में रजिस्टर्ड था ही नहीं। रोहन को लगा कि नामी डेवलपर है इसलिए सब ठीक होगा, पर असल में प्रोजेक्ट पी रेरा था और रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता नहीं थी। इस गलती की वजह से रोहन का सपना टूट गया। रेरा के पास उसकी शिकायत कमजोर हो गई और उसे कोई राहत नहीं मिली। तो देखा आपने कि कैसे रोहन की एक गलती उस पर ही भारी पड़ गई। ऐसा आपके साथ ना हो इसलिए हम ये शो लेकर आए हैं। हम बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो बायर्स पर भारी पड़ सकती हैं, और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विनय वत्स जुड़ रहे हैं। विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। विनय जी, सबसे पहले मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगी कि कब और कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जब रेरा भी जो है वो एक घर खरीदार की मदद नहीं कर पाता है। क्योंकि हमने अक्सर ये सुना है कि रेरा है तो कोई टेंशन नहीं है, होम बायर्स के लिए रेरा जो है वो एक रामबाण साबित हो सकता है, लेकिन अब हम समझ रहे हैं कि कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी हैं जहाँ पर रेरा भी हेल्प नहीं कर सकता है। तो कौन कौन सी वो परिस्थितियाँ हैं? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ हमें देखनी होती है किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले या फिर वो खरीदने से पहले, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हमें ये चेक करना कि क्या वो रेरा पोर्टल पे रजिस्टर्ड है, वो रेरा के साथ रजिस्टर्ड है, उनका पंजीकरण सही से हो रखा है कि नहीं हो रखा है। अगर वो पंजीकृत नहीं है प्रोजेक्ट तो उसमें इन्वेस्ट ना करें, उसमें आप फंस सकते हैं। और इस परिस्थिति में आपके पास रेरा में भी आपके पास जाने का कोई भी आपको कोई मदद नहीं मिल पाएगी रेरा से। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि एक तरफा अग्रीमेंट्स होते हैं बिल्डर्स की तरफ से, वो हम बिना पढ़े साइन कर देते हैं। इन एक तरफे अग्रीमेंट्स में क्या होता है कि उसमें कुछ ऐसे क्लॉज होंगे जिसके अंतर्गत अगर वो डिले करते हैं, अगर वो प्रोजेक्ट में कुछ चेंजेस करते हैं, कुछ फ्लोर्स चेंज करते हैं, कुछ भी डिले होता है, तो उन केसेस में वो अपने आप खुद को एक अपर हैंड दे देते हैं, जिस वजह से वो अगर चाहे तो ये सारी चेंजेस कर सकते हैं। इसके वजह से प्रोजेक्ट डिले हो सकता है, आपको पोजीशन मिलने में डिले हो सकता है। इसके अलावा एक जो और बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं वो होता है कैश ट्रांजैक्शन का। कैश ट्रांजैक्शंस ना करें। जब भी अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो उसमें कैश ट्रांजैक्शंस ना करें, समय पर पेमेंट करें। जब भी जो भी आपका पेमेंट शेड्यूल है उस हिसाब से आप आपका जो फर्ज है पेमेंट करना वो करते रहें, और रेरा आपका पूरा साथ देगा, पूरी मदद करेगी आपकी। अगर बिल्डर की तरफ से कुछ भी डिफॉल्ट होता है तो
तो बिल्डर की तरफ से अगर कोई डिफॉल्ट होता है तो रेरा आपकी पूरी तरह से मदद करेगी, लेकिन आपको बिल्कुल। कुछ खास बातों का ख्याल कर रहा है, जैसे कि विनय जी ने आपको बताया है कि कैश ट्रांजैक्शंस आपको नहीं करनी चाहिए। कोशिश करिए कि सारा का सारा जो पैसा है वो आप वाइट में अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन जब रेरा नहीं था तो प्री रेरा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आज भी कई ऐसे हैं जिनमें पोजीशन जो है अब तक नहीं मिल रहा है, कई ऐसे हैं जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स जो है चल रहे हैं। तो अगर कोई खरीदार जो है उसने प्री रेरा प्रोजेक्ट लिया हुआ है तो उसको किस तरह की दिक्कतों का विनय जी सामना करना पड़ सकता है? ये जो प्री रेरा प्रोजेक्ट्स थे उस समय किसी भी तरह का अधिनियम था नहीं रेरा से रिलेटेड। तो अब जिन लोगों ने उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रखा है तो रेरा जाने का उनके पास तो किसी तरह का ये है नहीं, प्रावधान है नहीं। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो रेरा में जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, बाद में भी करवा लिया रजिस्ट्रेशन, तो उन प्रोजेक्ट्स में रेरा की जो जुरिसडिक्शन है वो बनती है और उन केसेस में आप रेरा में भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, प्री लॉन्च होता है, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो रेरा में उनका पंजीकरण हुआ नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो प्री लॉन्च एक स्कीम देते हैं कि अगर आप अभी हमारे साथ ये प्रॉपर्टी आप हमें परचेज करोगे तो हम आपको जो रेट है वो उसमें आपको इतना का डिस्काउंट देंगे। हमारा प्रोजेक्ट अभी रेरा में अप्रूव नहीं हुआ है, अप्रूव होते ही इसके रेट बढ़ने वाले हैं। हम लोग उस प्रलोभन में आके पैसा इन्वेस्ट तो कर देते हैं, लेकिन हो सकता है कि बाद में रेरा उसे अप्रूवल ना दे और आपका पैसा फंस सकता है फिर उसमें। ठीक है, तो पैसा आपका फंस सकता है। आपको प्रलोभन जो बिल्डर्स कई बार देते हैं ना कि भाई अभी हम प्री रेरा में हैं, बस हमने अप्रूवल के लिए दिया हुआ है, आप जो है अभी अगर पहले ले लेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि जो सस्ता आप सोच रहे हैं वो चीज़ आपको वाकई आगे जाके महंगी पड़ जाए, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना चाहिए। लेकिन विनय जी, मैं ये भी समझना चाहूँगी कि जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ 8 यूनिट से कम का प्रोजेक्ट है, 500 मीटर वर्ग से कम का प्रोजेक्ट है, इस पर रेरा क्यों नहीं लागू होता है? क्योंकि अब तक वो हमने ये देखा था कि भाई जितने भी तमाम जो लोग होते हैं वो थोड़े आश्वस्त नज़र आते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि रेरा हमारी मदद करेगा। लेकिन ये जो छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं इनमें अक्सर देखा गया है कि घर ऐसे होते हैं जो कम ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो कम आय के लोग हैं वो इनकी तरफ अट्रैक्ट भी रहते हैं। पर अगर रेरा लागू नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उनमें एक डर भी रहता है, तो रेरा इन पे लागू क्यों नहीं होता? देखिए, रेरा इसके लिए हमें ये देखना होगा कि जब रेरा लाया गया था तो रेरा एक्ट लाने के पीछे मानसिकता क्या सोच रहे थे, जो लेजिस्लेचर थी वो क्या सोच के रेरा को लाया गया था। रेरा को इस वजह से लाया गया था क्योंकि जो बड़े बिल्डर्स थे वो बहुत ज्यादा डिफॉल्ट कर रहे थे, बहुत सारा पैसा उसमें फंसता जा रहा था। अगर हम छोटे प्रोजेक्ट्स की बात करें तो हम हर गली में मोहल्ले में छोटे प्रोजेक्ट्स आते हैं, बिल्डर्स फ्लोर होते हैं 4-4 फ्लोर के, बिल्डर्स फ्लोर भी रेरा में आ जाएंगे। तो आप ये देखिए कि रेरा के पास काम कितना ज्यादा बढ़ जाएगा उन केसेस में। और रेरा के पास देखिए किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास एक लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो 8 यूनिट से कम वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनके वो हेल्पलेस हैं। वो उनके पास सिर्फ कमर्शियल कोर्ट जाने का ऑप्शन होता है, वो सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन रेरा के अंदर अगर वो चाहेंगे तो रेरा में उनको किसी तरह की मदद नहीं मिलेगी। ठीक है, तो रेरा में मदद नहीं मिल पाएगी अगर बहुत छोटे प्रोजेक्ट्स की अगर बात की जाए, और जो हो सकता है कि टेक्निकली भी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम हो जाएगी अगर इतने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, जैसे कि विनय जी ने भी बताया कि बिल्डर फ्लोर्स को शामिल कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं दिक्कत जो है वो बढ़ ही जाएगी। खैर, बड़े बिल्डर्स पर नकेल कसने में काफ़ी हद तक जो हमने देखा भी है कि रेरा जो है कामयाब भी रहा है। खैर विनय जी, इस बीच में हमारे साथ जो है हमारे दर्शकों के सवाल आने शुरू हो गए हैं, तो कुछ हम सवालों को भी शामिल कर लेते हैं, फिर हम अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहला सवाल जो है वो जयपुर से राकेश वर्मा का आया है। ये कह रहे हैं कि अगर बिल्डर प्रोजेक्ट में देरी कर रहा है और मैं पेमेंट समय पर नहीं दे पाया तो क्या मुझे रेरा में केस करने का हक है? तो विनय जी, ये काफ़ी दिलचस्प सवाल है क्योंकि कई लोग ऐसे कहते भी हैं, आपस में लोगों की बातचीत भी ऐसी ही होती है कि भाई अच्छा, बिल्डर ने भी तो प्रोजेक्ट में देरी की हुई है, उसने मुझे कहा था कि पोजेसन वो 2024 में देगा, अब तो 25 आ गया, तो मैं भी अपनी पेमेंट को डिले कर देता हूँ। तो कि अगर कोई व्यक्ति पेमेंट डिले करता है और बिल्डर भी डिले कर रहा है तो क्या उस व्यक्ति को रेरा में केस करने का हक रहता है उसके बाद? देखिए, रेरा में बेशक केस तो वो कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि केस वीक हो जाता है। जो आपका पेमेंट स्कीम है, जो आपका पेमेंट प्लान है बिल्डर के साथ, वो पेमेंट आपको अच्छे से फॉलो करना चाहिए और जब भी उसकी भुगतान की डेट आई वो आप अपना पेमेंट कीजिए, जिससे कि आपका केस हमेशा मजबूत रहे।
ठीक है, तो आपके अपना केस मजबूत रहे इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी तरफ से जो है ये इंश्योर करें कि आपकी पेमेंट्स जो है टाइम से जा रही हैं। अगर बिल्डर टाइम से नहीं दे रहा है तो आपका केस मजबूत हो जाएगा। क्योंकि आपने अपनी सारी पेमेंट्स जो है वो टाइम से की हुई हैं। अगला सवाल जो है वो गुरुग्राम से विनय चौहान का है। ये कह रहे हैं कि क्या रेरा में एग्रीकल्चरल लैंड की डील पर भी शिकायत की जा सकती है? नहीं, एग्रीकल्चरल लैंड्स जो होते हैं वो रेरा में नहीं फॉल करते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, रेरा का जो मेन मकसद था वो बड़े बिल्डर्स पे नकल कसना था, ना कि कृषि लैंड को के डील्स को किसी तरीके से उसको रेगुलराइज करना। तो अगर किसी व्यक्ति को कोई एग्रीकल्चरल लैंड पे कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको नॉर्मल जैसे पहले होता था कि कोर्ट का नॉर्मल सिविल कोर्ट में, उसके लिए सिविल कोर्ट जाना होगा उन्हें, ठीक है, जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है। रेरा में नहीं कोई समाधान है। ठीक है, तो रेरा में आपकी दिक्कत का समाधान नहीं है, लेकिन आप सिविल कोर्ट का रुख जो है वो कर सकते हैं। वहां पर जो है आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। अगला सवाल फरीदाबाद से आरती मिश्रा का है। ये कह रहे हैं कि अगर बिल्डर ने व्हाट्सएप पर डील फाइनल की थी तो क्या उसे रेरा में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है? विनय जी, हाँ जी बताइए। बिल्कुल किया जा सकता है। इन केसेस में भी उसे एक एविडेंस की तरह यूज किया जा सकता है। जो भी उनकी बातें हुई हैं, जो पेमेंट स्क्रीनशॉट्स हैं, उन सबूतों को यूज किया जा सकता है। और एक सेक्शन 65B एविडेंस एक्ट का एक एफिडेविट लगता है कि ये जो मैं इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स के प्रिंट आउट लगा रही हूँ, ये मैंने मेंटेन किया और इसमें किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं होगी, और ये एज इट इज लगाया जा रहा है ये एविडेंस। ठीक है, तो आपके व्हाट्सएप पे जो भी चैट हुई है, अगर उसमें किसी तरीके की छेड़खानी नहीं हुई, आपने कहीं पे भी कहीं कुछ एडिट नहीं किया हुआ ऐसे, तो आप उसे सिंपल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी आजकल कोर्ट जो है इन डिजिटल सबूतों को मानता है, क्योंकि कोर्ट को भी पता है कि आजकल जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है डिजिटली जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें होती रहती हैं। खैर, अगर आप भी अपने सवाल जो है हम तक भेजना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम आपके सवालों को हमारे शो में शामिल करें और हमारे एक्सपर्ट जो है आपके सवालों के जवाब दे, तो तरीका बिल्कुल आसान है। हमारा शो जो है YouTube पर है, वहां पर आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने सवाल लिख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने सवाल हमें WhatsApp के जरिए भी भेज सकते हैं। प्रॉपर्टी प्रॉप लिख के जो है आपको 9354027995 पर अपना सवाल भेजना है। इसके अलावा बाकी दो प्लेटफॉर्म्स यानी कि फेसबुक और एक्स यानी कि जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, उसके जरिए भी आप अपने सवाल जो हैं हमें भेज सकते हैं। तो आप अपने सवाल भेजिए और हम ये वादा करते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए हम आपके सवालों के जवाब आपको जरूर दिलाएंगे। तो विनय जी के पास मैं वापस लौटूंगी और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन इस बीच में हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ रहे हैं। अभिषेक आपको बहुत सारी दिलचस्प चीज़ें बता रहे हैं। देखिए अभिषेक आपको ये बताने जा रहे हैं कि रेरा, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, आखिरकार रेरा के आने से फ़ायदा क्या हुआ है, बायर्स को क्या फ़ायदा हुआ है, रेरा जो है वो आज क्यों ज़रूरत बन चुका है एक सबकी। क्योंकि होम बायर्स जब देखते हैं ना कि उन्हें घर खरीदना है, तो वो देखते हैं कि ये रेरा अप्रूव्ड है या नहीं है, तो क्यों ज़रूरत बन चुका है और इतने सालों में रेरा की उपलब्धियाँ क्या क्या हैं। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो चलिए चलते हैं अभिषेक के पास और ये सारी जानकारी लेते हैं। थैंक यू पल्लवी। रेरा एक तरह से घर खरीदारों के हितों की रक्षा करने के लिए होता है, ताकि जो बिल्डर जो है वो नियमों के अनुसार उसमें काम कर सके, उसको टाइमली पोजीशन दे सके और घर खरीदार जो है उनको टाइमली पोजीशन मिल सके, ताकि विदाउट एनी डिले उनको टाइमली पोजीशन मिल सके। अब रेरा के आने बाद उनकी ऐसी कौन सी उपलब्धियां हैं, चला हम लोग एक बार ग्राफिक्स के जरिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो 1 जुलाई 2024 तक रेरा में करीब 1.25 लाख शिकायतों का निपटारा किया गया है। उसमें से अगर उससे पहले की अगर बात करें तो 2022-23 में ये आंकड़ा करीब 1,06,000 था, यानी कि 2023-24 में ये करीब 19,000 मामले जो है वो निपटाए गए हैं। इसके अलावा भी ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। तो रेरा जो है वो फास्ट ट्रैक तरीके से जो शिकायतें हैं उनका निपटारा करने की वो कोशिश कर रहा है। वहीं रेरा ने पारदर्शिता, यानी कि जो आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जो डिटेल्स हैं वो उसकी रेरा की वेबसाइट पर जाती हैं, जिससे कि पारदर्शिता होती है। वहीं वित्तीय अनुशासन, यहाँ पे अगर उसकी बात करें तो फिर एक तरह से जो पैसा जो मिलता है वो सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रही है, इससे एक तरह से वित्तीय अनुशासनता जो बनती है। और वहीं जवाबदेही बढ़ाई जाती है, यानी कि इन केस अगर डिले हो रहा है तो उसमें एक तरह से बिल्डर को जवाबदेही तय करनी होती है। तो ये है जो उपलब्धियां हैं रेरा की एक तरह से, अगर हम लोग इसको देखें तो। अब चलते हैं जरा दूसरे ग्राफिक्स पे, तो और ये जानने की कोशिश करते हैं कि रेरा से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो घर खरीदार को समय पर पोजीशन का अधिकार मिलता है। इन केस अगर लेट हो गया तो फिर इसमें बिल्डर को एक तरह से उसके लिए रेड फ्लैग है, क्योंकि उसको कई सारी चीज़ों को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जैसे कि बिल्डर की ओर से, दूसरे पॉइंट में हम लोग समझते हैं, बिल्डर की ओर से अगर देखें
तो देरी या धोखाधड़ी की स्थिति में मुआवजा उसको मिल सकता है, यहाँ तक कि उसको जेल भी हो सकती है। तो ये एक तरह से अगर उसने डिले किया तो यहाँ पर बिल्डर को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वहीं प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड होता है और उसकी भी जानकारी जो होती है वो रेरा के पोर्टल पर अवेलेबल होती है। जितनी भी सारी लेआउट हो गया, अप्रूवल हो गया, ये सारी जानकारी जो होती है वो आपकी रेरा की वेबसाइट पर प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो जानकारी है वो उसमें अपलोडेड होती है, जिससे कि जो बिल्डर है या जो हमारे जो ग्राहक हैं और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ये अवेलेबल होते हैं तो रियल टाइम एक तरह से उसको ट्रैक कर सकते हैं। प्रोजेक्ट की मंजूरी, भुगतान शर्तें और बिल्डर की डिटेल्स भी सार्वजनिक होती है, जिससे कि एक तरह से साइकोलॉजिकल प्रेशर जो होता है वो बिल्डर के ऊपर पड़ता है और वो कोशिश करता है कि टाइमली सारी की सारी चीज़ें की जाए और टाइमली एक तरह से ग्राहक को उसको हैंडओवर किया जाए। अब ज़रा ये जान लेते हैं तीसरे ग्राफिक्स के जरिए कि रेरा ज़रूरी क्यों है। तो रियल एस्टेट में पारदर्शिता लाने के लिए रेरा बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि इसमें जितनी भी सारी आपकी जानकारियाँ होती हैं, प्रोजेक्ट्स के लेआउट से लेके उसका जो कितना टाइम उसका लग रहा है बनने में, तो ये सारी जानकारी जो होती हैं वो उसमें अवेलेबल होती है। तो एक तरह से ट्रांसपेरेंसी इससे बनती है। वहीं घर खरीदने वालों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए कई सारे आपने ऐसे केसेस देखे होंगे जिसमें कि मामला सालों सालों तक चला जाता है। जो पोजीशन जो होता है वो उसमें काफ़ी डिले होता जाता है, सालों तक जो पोजीशन होता है वो घर खरीदारों को नहीं मिलता है। तो उसके निपटारे के लिए ये रेरा बनाया गया, जिससे कि धोखाधड़ी जो होती है वो केसेस कम हो। यहाँ तक कि कई सारे बिल्डर जो होते हैं वो पैसा लेके गायब भी हो जाते हैं, तो ऐसी धोखाधड़ी ना हो इसके लिए रेरा का स्थापना की गई है। बिल्डर समय पर काम को पूरा कर सके, यानी कि टाइमली उसका पोजीशन जो है वो दे सके, उसमें देरी बिल्कुल भी ना करें, इसलिए भी रेरा ज़रूरी है। बिल्डर्स नियमों के अनुसार काम करें, यानी कि जो रूल्स बनाए गए हैं रेरा की ओर से उसके हिसाब से वो काम करें, उसको ताक पर ना रखें या फिर उसकी अनदेखी ना करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो रेरा के लिए अवेलेबल बताई गई हैं। जैसे कि हम लोग बताया कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या उसकी उपलब्धियां हैं और रेरा से आगे और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ओवर टू यू पल्लवी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका। आपने बहुत अच्छे से हमें ये समझाया कि आखिरकार रेरा जो है वो होम बायर्स के लिए क्यों ज़रूरी और कैसे जो है ये फ़ायदेमंद साबित भी हो रहा है। खैर वापस चलते हैं विनय जी के पास। विनय जी, रेरा के फ़ायदे तो हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना अगर हम आज भी बात करें तो बहुत से लोग जो है ना ट्रेडिशनल अप्रोच अपनाते हैं। अब ट्रेडिशनल अप्रोच ये होती थी कि थोड़ा सा कच्चा पक्का के ज़रिए जो है ये घर खरीदे जाते थे, और ख़ास तौर पर हमने देखा है कि बुकिंग स्टेज में तो ये बहुत ज़्यादा होता है कि नकद में जो है लेन देन होता है। तो ये कैसे जो है वो खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि बुकिंग स्टेज पे आज भी लोग जो है वो कैश के थ्रू जो है लेन देन करना पसंद करते हैं, और इससे बचा कैसे जा सकता है? ये मेरी जितने भी दर्शक हैं सबको एक सलाह है, बुकिंग स्टेज हो, रेरा का स्टेज हो या कोई भी आप डील कर रहे हो, कैश लेन देन ना करें। आपने देखा होगा कहीं पे भी हम कैश लेन देन कर रहे हैं, वहां पे हमें किसी ना किसी अगर कुछ भी गलती होती है, गड़बड़ी होती है, तो उस चीज को उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। आखिरकार में क्या होता है कि कोई कानूनी रिकॉर्ड नहीं होता इस चीज का कि हमने कैश में भुगतान किया है। अगर बिल्डर डिफॉल्ट करता है तो जब आप रेरा में केस डालते हैं और रिकवरी के लिए आपने या मुआवजे के लिए या इंटरेस्ट कि जो पेमेंट आपने पे किया उस पे इंटरेस्ट की बातें करते हैं, तो वो अमाउंट जो आपने कैश में पे किया उसे आप प्रूव नहीं कर पाएंगे और वो पैसे आपको वापस मिलने के चांसेस ना के बराबर हैं। ठीक है, तो कैश में लेन देन करना जो है कहीं ना कहीं जो है वो आप पर भारी पड़ सकता है, इसलिए ऐसा ना करें, क्योंकि उसको साबित करना आपके लिए अल्टीमेटली काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा विनय जी, कई बार क्या होता है कि जैसे कि अभी हमने बात भी की थी कि पेमेंट अगर हम नहीं टाइमली करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है हमारा मामला कमज़ोर पड़ने लग जाता है। तो पेमेंट में चूक करने पर होता क्या है कि रेरा जो है वो खरीदार की शिकायत क्यों जो है वो कुछ कमज़ोर पड़ने लग जाती है वहाँ पर, क्योंकि व्यक्ति ने जो है पेमेंट डिले की है, या कहीं ना कहीं जो है वो कोर्ट मान लेता है कि शायद सामने वाला जो है वो डिफॉल्ट कर रहा है, इस वजह से जो है वो बिल्डर की बात पे ज़्यादा तरजीह देने लग जाते हैं। देखिए, रेरा अधिनियम जो है इसमें बिल्डर और खरीदार के बीच एक दूसरे के प्रति कर्तव्य और दायित्व का प्रावधान है। अगर खरीदार ने भुगतान नहीं किया तो बिल्डर कब्जा नहीं देगा, आप मुआवजे की मांग नहीं कर पाएंगे। तो ये जो दायित्व है, बिल्डर वो दायित्व तभी अपने पूरे कर सकता है जब आप उसे टाइमली भुगतान करेंगे। तो जो आपका पेमेंट स्कीम है, जो पेमेंट प्लान है आपका बिल्डर के साथ, उसे टाइमली फॉलो कीजिए। और अगर आप उस चीज को फॉलो करते हैं टाइमली, तो इस चीज में फिर आपको जब आप रेरा में केस डालेंगे तो उस टाइम आपका केस बहुत ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि आपकी तरफ से कोई गलती नहीं होगी।
ठीक है, तो आपको अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करनी है, चाहे बिल्डर जो मर्जी कर रहा हो, क्योंकि जब आप गलती नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली आपका केस जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। लेकिन विनय जी, ये क्यों कहा जाता है कि रेरा में अगर आपको शिकायत दर्ज करनी है तो डिले मत करिए, जल्दी से जल्दी अगर आप कोई दिक्कत आपको लग रही है तो आपको जो है तुरंत शिकायत कर देनी चाहिए। वैसे तो कहा जाता है कि शिकायत दर्ज करने की कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन जितना जल्दी किया जाए उससे वो कैसे बेहतर रहता है और देरी कैसे जो है नुकसानदायक रहती है? देखिए, इसका जवाब आपने खुद दिया है। इसमें कोई समय सीमा नहीं है रेरा में अप्रोच करने का। लेकिन क्योंकि क्या होता है कि ये जो लिमिटेशन होता है रेरा का, वो कंटिन्यूड लिमिटेशन होता है। इसका मतलब क्या है कि आप जब तक रेरा आपको पोजीशन नहीं दे रहा है तब तक आप उस पर केस कर सकते हैं। तो अगर कोई बिल्डर अगर 8 साल डिले कर रहा है तो आप 8 साल के बाद डाल सकते हैं केस उसके ऊपर। लेकिन अगर बिल्डर ने आपको कोई डेट दे रखा है कि चलो ठीक है 2025 दिसंबर में आपको पोजीशन मिल जाएगी, लेकिन अगर वो जनवरी 2025 में भी आपको 2026 में अगर वो पोजीशन आपको नहीं दे रहा है तो इमीडिएटली केस कीजिए इसमें। क्योंकि वो जो आप वेट करेंगे 6 महीने, साल भर, 2, 4, 5 साल वेट करेंगे, वो अननेसेसरी का आपके लिए एक डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट करेगा। साथ में जो साक्ष्य होते हैं वो भी धीरे धीरे कमजोर पड़ते चले जाते हैं। तो इसके लिए कहा जाता है कि आप जो आपका केस है, अगर डिफॉल्ट कर रहा है बिल्डर तो जल्दी से जल्दी फाइल करें। ठीक है, तो अगर डिफ़ॉल्ट कर रहा है तो विनय जी कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी केस फाइल करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सबूत जो होते हैं वो कमज़ोर पड़ने लग जाते हैं समय के साथ साथ। तो इसलिए आप सबके लिए ये सलाह है कि अगर आपको लग रहा है कि आपका प्रोजेक्ट भी डिले हो रहा है तो और इंतज़ार मत कीजिए, तुरंत जो है अपनी कंप्लेंट फाइल कर दीजिए। खैर विनय जी, इस बीच में हमारे और भी दर्शकों के सवाल आ रहे हैं, तो कुछ और सवालों को हम शो में शामिल कर लेते हैं। चंडीगढ़ से अगला सवाल पूछा है राजीव खन्ना ने। ये कह रहे हैं कि अगर प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर रेरा पोर्टल पर नहीं दिख रहा है तो क्या माना जाए कि ये प्रोजेक्ट जो है ये रजिस्टर्ड है या नहीं है? नहीं इन्वेस्ट करें उस प्रोजेक्ट में। अगर रेरा पोर्टल पे इस प्रोजेक्ट का कोई नंबर नहीं शो हो रहा है तो वो उसमें ना करें। आपको बेशक ब्रोकर बोलते रहेंगे, आपको कन्विंस करते रहेंगे कि ये अप्रूवल के लिए गया हुआ है, आ जाएगा। कई बार क्या होता है कि हम लोग प्री लॉन्च स्टेट में पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन आपको उन प्रोजेक्ट्स में पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं। ठीक है, तो प्री लॉन्च भी अगर है तो आपको पैसा, जैसे कि विनय जी ने बताया, आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको उस दिन का इंतज़ार करना है जब रेरा से अप्रूव हो जाएगा और रेरा की वेबसाइट पर आपको जो है उसका नंबर प्रोजेक्ट का दिखने लग जाएगा। अगला सवाल पटना से शिवानी कपूर का है। ये जानना चाहती हैं कि अगर डेवलपर ने स्टाम्प पेपर पर बिना रजिस्ट्रेशन के अग्रीमेंट कराया है तो रेरा में क्या केस बन सकता है? बिल्कुल, इन केसेस में भी रेरा में केस बनते हैं। हमारे पास भी केसेस आए थे जिसमें ये ऐसा सिचुएशन रहा है, तो हमने रेरा में फाइल किया है। लेकिन इसमें जो सबसे जो जरूरी चीज थी वो ये दिखाना था कि हमने पेमेंट किया है कि नहीं किया। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि कैश में भुगतान ना करें। आपने अगर ऑनलाइन पेमेंट्स कर रखे हैं, आपके पास कच्ची रसीद भी है अगर बिल्डर के तरफ से, अगर उसने एक सिंपल आधे पेज का रसीद काट के दे दिया कि इतने पेमेंट रिसीव हो गया, तो इसका मतलब है कि आप रेरा में जाने के योग्य हैं और आप अपना कंप्लेंट रेरा में फाइल कर सकते हैं। ठीक है, और अगला सवाल जो है वो मुंबई से नेहा जोशी का है। विनय जी, इनका सवाल जो है वो मेरे को लगता है काफ़ी सारे लोगों का होगा भी सही सवाल। क्या रेरा जो है वो सिर्फ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स पर लागू होता है या कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी इसके अंडर आते हैं? रेरा रेसिडेंशियल एज वेल एज कमर्शियल दोनों पे लागू होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कमर्शियल में किया है या रेसिडेंशियल में किया है, दोनों पे लागू होंगे। ठीक है, तो दोनों पर जो है वो लागू होता है। लेकिन जैसा कि आपको पहले विनय जी ने बताया था, अगर कोई प्रोजेक्ट छोटा है, जैसे कोई बिल्डर फ्लोर है, 3-4 फ्लोर बने हुए हैं या 8 यूनिट से कम छोटा प्रोजेक्ट है, बस वहाँ पर जो है रेरा लागू नहीं होगा। इसके अलावा एग्रीकल्चरल लैंड वगैरह जैसी है वहाँ पे भी लागू नहीं होगा। लेकिन इस बीच में जो है विनय जी, लैंड पे तो चलिए मान लिया कि नहीं होता है एग्रीकल्चरल लैंड पे, लेकिन आजकल जो है वो बिल्डर्स क्या करते हैं कि ऐसी सोसाइटी बनाते हैं जिसमें वो आपको प्लॉट्स देते हैं। जैसे मान लीजिए एक ही प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो 10 या 20 प्लॉट जो है वो दे रहे हैं, तो क्या ये जो होता है ये रेरा के अंडर आता है या नहीं आता है? देखिए, बहुत बार क्या होता है कि अगर वो प्लॉटिंग करके कोई बिल्डर बेच रहा है तो वो उसको, अगर वो एग्रीकल्चरल लैंड है तो वो उसको सेल नहीं कर सकता प्लॉटिंग करके। ठीक है, अगर वो एग्रीकल्चरल को पहले रेसिडेंशियल में कन्वर्ट करवा रहा है, क्योंकि वो कन्वर्जन होगा ही, अगर वो कन्वर्ट करवा रहा है उसके बाद उसे रेरा अप्रूवल लेना पड़ेगा। रेरा का रजिस्ट्रेशन वो जैसे ही ले लेता है वो रेरा के अंडर फॉल करेगा। विदाउट रेरा का अप्रूवल लिए हुए वो
प्लॉट्स बेच नहीं सकता है। तो अगर हम प्लॉट्स की बात करें तो प्लॉट्स भी उसमें फॉल करती हैं। ठीक है, तो प्लॉट्स भी जो है वो रेरा के अंडर फॉल करते हैं जैसा कि विनय जी ने बताया, लेकिन अगर वो एग्रीकल्चरल लैंड है तो उसमें से बिल्डर जो है वो प्लॉट नहीं कट कर सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा। खैर, हम चूंकि विनय जी बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं अपने शो के, तो आखिर में मैं आपसे कुछ चीज़ें समझना चाहूँगी कि कौन से ऐसे दस्तावेज हैं जो खरीदार को, एक होम बायर को हमेशा चेक करने चाहिए जब भी वो घर खरीदने जा रहा हो, और क्या एक समझौते में सिर्फ डेवलपर की सहूलियत वाला अगर कोई क्लॉज है तो क्या कानूनी तौर पर जो है एक बायर उसको चुनौती दे सकता है? बिल्कुल, अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो अगर हम किसी बड़े बिल्डर से या किसी भी बिल्डर से खरीद रहे हैं जो रेरा में पंजीकृत है, तो उन केसेस में क्या होता है, रेरा में उसने सारे अप्रूवल्स अपने सबमिट किए होंगे, तभी उसे अप्रूवल मिला है, तभी रेरा का रजिस्ट्रेशन उसे प्राप्त हुआ है। तो उन केसेस में हमें पर्सनली बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स उसके देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम उनके साथ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उस समय पे जो रिसीट्स होती है, हमारी जो अग्रीमेंट्स होते हैं, उसे एक बार पढ़ना बहुत जरूरी होता है। कई बार एक तरफा अग्रीमेंट्स होते हैं, उन अग्रीमेंट्स पे साइन नहीं करना है। लोन के केसेस में ट्राई पार्टाइट अग्रीमेंट्स होते हैं, ट्राई पार्टाइट अग्रीमेंट्स को एक बार पढ़ लेना जरूरी होता है। तो उन जो ये सारे डॉक्यूमेंट्स है ना, जो बिल्डर आपको प्रोवाइड कर रहा है, इनका एक बार ड्यू डिलिजेंस आप जरूर करें। ठीक है, तो आपको जो है ड्यू डिलिजेंस जो है वो ज़रूर करना है, और अगर आपको लगता है कि आप जो है वो खुद ये सब नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी लॉयर की, किसी वकील की जो है वो मदद ले सकते हैं, जो आपके बिहाफ पर सारे एक बार डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से क्रॉस चेक कर ले और आपको बेहतर जो है एक गाइडेंस दे पाए कि भाई कौन सा डॉक्यूमेंट आपके हक में है और कौन सा नहीं है। लेकिन एक सवाल जो मैंने और पूछा था विनय जी कि क्या समझौते में अगर किसी डेवलपर की सहूलियत वाला क्लॉज जो है वो है, तो क्या कानूनी तौर पर बायर जो है उस क्लॉज को चुनौती दे सकता है कि भाई डेवलपर ने अपनी सहूलियत के लिए इतना क्लॉज बना लिया है जिसमें बायर जो है कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं? अगर वो रेरा एक्ट से किसी भी तरह से कॉन्फ्लिक्ट में है तो उन केसेस में आप डेफिनेटली रेरा अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन अगर बायर मतलब जो सेलर है, जो बिल्डर है, उसके पास बहुत सारे बायर्स हैं, उसे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एक कुछ क्लॉज ऐसा रेज करोगे, उसे फर्क नहीं पड़ता है। वो आपको कहेगा या आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो आप मत लो। तो उन केसेस में मेरी जो सलाह है, या तो आप उस क्लॉज को चैलेंज कर लो रेरा में, अगर नहीं तो फिर उन प्रोजेक्ट से दूर रहो। ठीक है, तो अगर आपको भी इस तरह का कोई प्रोजेक्ट दिख रहा है जहाँ पे डेवलपर जो है कुछ मनमानी कर रहा है, या तो आप चैलेंज कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि कुछ फ़र्क नहीं हो पाएगा और आपको लग रहा है कि आप शायद इस तरह के पछड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं, तो आप बेहतर है कि फिर उस प्रोजेक्ट से दूरी बना लीजिए। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया विनय जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े। आपने हमारे दर्शकों को ये समझाया कि कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर जो है रेरा उनकी मदद नहीं कर सकता है, कैसे एक होम बायर जो है अपने आप को ऐसी सिचुएशन में आने से बचा सकता है कि रेरा जो है वो हमेशा उसके साथ रहे और उसकी मदद करे, बल्कि ऐसी सिचुएशन में वो फंसे ही ना कि रेरा जो है वो भी उनसे कन्नी काट ले। तो बहुत बहुत शुक्रिया विनय जी आपका। तो याद रखिए कि रेरा सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि आपकी सुरक्षा की पहली दीवार है। लेकिन ये तभी काम करेगा जब आप खुद भी सावधानी बरतेंगे। घर खरीदना एक बहुत बड़ा फैसला है, लेकिन इसे आप जल्दबाजी में ना लें। हर प्रोजेक्ट की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करें, दस्तावेज ध्यान से पढ़ें, नकद में भुगतान करने से बचें और रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स ही चुनें। याद रखें कि अगर गलती से भी आपने जल्दबाजी की तो रेरा भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। तो मिलते हैं अगले हफ्ते प्रॉपर्टी जंक्शन में एक और अहम मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।